हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ए प्लस आई एस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारी जिस टॉपिक पर क्लास होने जा रही है उस टॉपिक का नाम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग एक ऐसा आयोग है जो इसके नाम से ही स्पष्ट है। सेंट्रल की जो इंफॉर्मेशन है वो इसमें ये कलेक्ट करता है, उससे रिलेटेड ये काम करता है। तो इस आयोग के बारे में हम स्टडी करेंगे और इसका डिस्कशन भी पॉइंट टू पॉइंट होगा। पॉइंट टू पॉइंट हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो केंद्रीय सूचना आयोग क्या है, क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है और इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना किसने की। ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, मेंबर कौन होते हैं, कितने लोग इसमें काम करते हैं, इसके फंक्शन क्या क्या है, शक्तियां क्या क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करें, आज का जो ये वीडियो है इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और वीडियो को एंड तक देखें और पूरा कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखें, पूरा कंसंट्रेट होकर इस क्लास को आप अटेंड करें। ठीक है, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा आयोग है जिसकी स्थापना सन 2005 में हुई थी। आजादी के बाद इस आयोग की स्थापना हुई थी। सन 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत अध्ययन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आज हमारे जिस टॉपिक पे क्लास हो रही है उस टॉपिक का नाम है केंद्रीय सूचना आयोग। हम केंद्रीय सूचना आयोग पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, इससे रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट ये है कि केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना है वो हुई थी आपकी सन 2005 के अंदर। ये जो ईयर दिया गया है 2005 को हुई थी और ये हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, दो बातें इसमें, एक तो 2005 में इसकी स्थापना हुई, ईयर दिया हुआ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट, इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जो बात बताई गई है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई। जो हमारा सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो 2005 में लागू हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसका श्रेय जाता है श्रीमती अरुणा राय को। अरुणा राय जो एक ब्यूरोक्रेट रही है, भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रही है, वहां से वॉलेंटरी रिटायर होने के बाद उन्होंने इसमें सूचना का अधिकार को लागू करने में अपना अहम योगदान दिया। और ये हमारे राजस्थान के ब्यावर क्षेत्र से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चांगेड़ से एक जगह है, वहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और सन 2005 में ये पूरी तरह से कानून बन गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। इसमें भी दो बात बताई गई है इसकी स्थापना से संदर्भ में, एक तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और शासकीय राजपत्र अधिसूचना। ठीक है, अब अगला पॉइंट, इस प्रकार ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए अधिकतर हम पढ़ते हैं कि ये संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो रनिंग होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज द नॉट कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज केंद्रीय सूचना आयोग। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है। ये एक उच्च प्राधिकार यानी उच्च प्राधिकार रखता है और एक स्वतंत्र निकाय, निष्पक्ष अपनी जांच करता है, निष्पक्ष अपना काम करता है, बिल्कुल फ्रीडम होकर ये आयोग अपना काम करता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है। ये आयोग क्या करता है कि इस आयोग में जो भी शिकायतें दर्ज होती है केंद्रीय सूचना आयोग में, उन शिकायतों की ये जांच करता है और उसका निराकरण करता है। जो भी शिकायत या कंप्लेंट उनके पास आती है, सबसे पहले तो उन शिकायतों की जांच करेगा, फिर उनका निराकरण सॉल्यूशन उसको देगा, है ना। ठीक है, अगला पॉइंट, ये केंद्र सरकार में केंद्र शासित प्रदेश हो। अब इसमें दो बात दी गई है। फर्स्ट तो दिया गया है ये केंद्र सरकार, सेकंड दिया गया जो हमारा सेंट्रलाइज प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो अभी वर्तमान में 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश के अंदर, के अधीन कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों में अपीलों की सुनवाई करता है। देखिए ये आयोग क्या करता है, जो केंद्र सरकार में केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन, जो केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों का अधीन जो कार्यरत
कार्यालय है। सबसे पहली बात, ये तो कार्यालय या फिर वित्तीय संस्थान, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, तीसरा आदि के बारे में कोई भी शिकायत आती है तो उन शिकायतों की जांच करता है, कोई भी अपील आती है, रिट आती है तो उनकी सुनवाई करता है। उनकी सुनवाई का काम ये आयोग करता है। ठीक है, ठीक है। इस केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संरचना, इसका स्ट्रक्चर। केंद्रीय सूचना आयोग का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, कैसा है। ठीक है, देखिए इसमें आयोग में आरंभ में गठन के समय 5 आयुक्त थे। जब आयोग का गठन हुआ था उस समय इसमें आयुक्त थे 5, जिनमें एक मुख्य आयुक्त था। ठीक है, तो टोटल मिलाकर इसमें हो गए 6 मेंबर, 5 आयुक्त और एक मुख्य आयुक्त, तो टोटल मिलाकर उसमें हो गए थे उसमें 6 मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में 2019 में आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त है। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में आयोग के अंदर मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 आयुक्त और भी है। तो टोटल मिलाकर जो आयुक्त हो गए हैं वो हो गए आपके, टोटल हो गए 7। ठीक है ना, 7 मेंबर अभी वर्तमान में आपके हो गए। अगला पॉइंट, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इन सभी का अपॉइंटमेंट हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा एक कमेटी की सिफारिश पर की जाती है, एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। अगला पॉइंट, जिसमें प्रमुख रूप में, देखिए जब नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक सिफारिश समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है, तो इसमें प्रमुख रूप में एक तो प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। इसमें देखिए 3 लोग होते हैं। इसमें एक तो इसमें प्रमुख रूप से जो समिति होगी ना, उसमें सबसे पहला तो होगा प्रधानमंत्री, फिर एक लोकसभा में विपक्ष का नेता, नंबर 2, थर्ड हो गया इसमें प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होगा, थर्ड हो गया एक कैबिनेट मंत्री। ठीक है, अगला पॉइंट, इस आयोग का अध्यक्ष व सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त का अनुभव होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन का अनुभव होना चाहिए, तथा उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। देखिए इसमें कुछ 6-7 बातें बताई गई है जिसका आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए इन सभी का अनुभव होना हमें नेसेसरी है। देखिए वो कौन सी बातें हैं, एक तो सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव। सबसे पहली बात, सार्वजनिक जीवन का मतलब ये हो गया कि आप जब लाइफ जीते हैं तो सार्वजनिक रूप से क्या काम करते हैं, पब्लिक रूप से आप क्या काम करते हैं, पब्लिक रूप से जो जीवन जीते हैं उसमें क्या क्या आप लाइफ में देखते हैं, उसका अनुभव आपको होना चाहिए। नंबर 2, आपको विधि का अनुभव होना चाहिए, कानून का। नंबर 3, आपको साइंस का अनुभव होना चाहिए। नंबर 4, आपको तकनीकी का अनुभव होना चाहिए। नंबर 5, आपको सामाजिक सेवा का अनुभव होना चाहिए। नंबर 6, आपको प्रबंधन, मैनेजमेंट का अनुभव होना चाहिए। नंबर 7, पत्रकारिता, जर्नलिज्म का अनुभव होना चाहिए। नंबर 8, जनसंचार। नंबर 9, प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव आपको होना चाहिए मेंबर या सदस्य बनने के लिए इस आयोग का। देखिए इसमें 6, 7, 8, 9 पॉइंट मैंने बताए हैं, इन सभी का अनुभव होना नेसेसरी है। ठीक है, देखिए हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्टडी कर रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है। इससे रिलेटेड देखिए अगली बात क्या है, उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी जो भी आयोग के अंदर सदस्य अध्यक्ष बनते हैं उन्हें या तो संसद का सदस्य भी नहीं होना चाहिए या फिर स्टेट में राज्य विधानसभा का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, वही इसके लिए पात्र होंगे। 2 बातें इसमें दी गई है, एक तो संसद का सदस्य, नंबर 2 राज्य विधानसभा का सदस्य। ठीक है, अगली बात, वे किसी राजनीतिक दल से रिलेटेड कोई लाभ का पद निर्धारण किए हो। दूसरी बात ये, जो भी सदस्य या अध्यक्ष बनते हैं वो किसी भी राजनीतिक दल से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, या फिर कोई लाभ का व्यापार या उद्यम भी नहीं करते हो, कोई भी लाभ का व्यापार या उद्यम भी नहीं करते हो। देखिए इसमें 3-4 बातें बताई गई है, एक तो राजनीतिक दल से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कोई लाभ का पद धारण नहीं किया हुआ होना चाहिए।
नंबर थर्ड, कोई लाभ का व्यापार भी नहीं होना चाहिए। नंबर फोर, उद्यम या कोई भी उद्योग भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो भी नहीं करते, वो भी इसके लिए पात्र, वही इसके लिए पात्र होंगे आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बनने के लिए। अब देखिए, कार्यकाल एवं सेवा शर्तें। जो आयोग के अंदर जो सदस्य है, मुख्य सूचना आयुक्त या जो भी आयुक्त काम करते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, उनकी सेवा शर्तों के क्या क्या नियम है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंध हम बात करते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त ऐसी अवधि जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, देखिए, एक तो मुख्य सूचना आयोग या अन्य सूचना आयोग कब तक पद पर बने रह सकते हैं, एक तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया हुआ हो या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त किया हो, दोनों में से जो भी पहले हो, या तो 65 वर्ष की आयु पहले हो गई हो या केंद्र सरकार द्वारा जो निर्धारित है उसके अकॉर्डिंग हो गया हो, वो इस पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, अगली बात, उन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, यानी एक बार जो आयोग के सदस्य या अध्यक्ष है या मुख्य सूचना आयुक्त है या आयुक्त बन गए हैं, उन्हें दोबारा वो आयुक्त नहीं बन सकते हैं, दोबारा उस आयोग पे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात, राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त को निम्न प्रकार से उनके पद से हटा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति के पावर है कि आयोग के जो मुख्य सूचना आयुक्त है या अन्य आयुक्त है, उनको वो निम्न प्रकार अपने पद से कभी भी हटा सकता है। उसकी क्या क्या कंडीशन है, उन कंडीशनों को देखते हैं कि किन कंडीशनों पर राष्ट्रपति उन्हें अपने पद से बर्खास्त कर सकता है या हटा सकता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या है, यदि वे दिवालिया हो गए हो, यदि वे दिवालिया हो गए हो तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। नंबर सेकंड, यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता कि किसी अपराध के संबंध में दोषी करार दिया गया हो राष्ट्रपति की नजर में। देखिए, नैतिक चरित्रहीनता की दृष्टि में अगर वो दोषी करार दिए गए हो राष्ट्रपति की नजर में, तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है, केंद्रीय सूचना आयोग के पद से उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, देखिए, आज का हमारा टॉपिक चल रहा है केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसमें हम पढ़ सकते हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में, किन कंडीशन में सदस्य वे आयोग के अध्यक्ष को अपने पद से हटा सकता है या मुख्य सूचना आयुक्त या आयोग को अपने पद से हटा सकता है। तो इसमें जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है कि यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हो। देखो, कार्यकाल के दौरान यानी उस आयोग में वो अपॉइंट हो गए, मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्त अपॉइंट होते हुए भी वो किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हो, तो उनको वहां से हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, यदि वे राष्ट्रपति की नजर में शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हो। देखिए, राष्ट्रपति की नजर में दो बातें दी गई है, शारीरिक या मानसिक रूप से अपने काम को करने में या अपने दायित्व या अपने ड्यूटी को करने में अक्षम हो। ठीक है, उस परिस्थिति में उनको हटाया जा सकता है। अगला पॉइंट, वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं जिसमें उनका कार्य या निष्पक्षता प्रभावित होती है। देखिए, आयोग के अंदर कोई भी आयुक्त है, उपायुक्त है या कोई भी अन्य आयुक्त है, वो किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुए, किसी ऐसे बेनिफिट को प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं जिससे उनका कार्य प्रभावित हो रहा हो या निष्पक्षता हो, जिसमें उनके कार्य की कोई निष्पक्षता नहीं है। ठीक है, उस समय उस कंडीशन में उनको हटाया जा सकता है अपने पद से। इसके अलावा राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार, ये दो बात दी गई है, सिद्ध कदाचार या अक्षमता। सिद्ध कदाचार यानी आपका व्यवहार से रिलेटेड, सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट, हालांकि इन मामलों में राष्ट्रपति मामले को जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेजते हैं। देखो, इस मामले में कोई भी मैटर आता है तो राष्ट्रपति इस मामले की जांच के लिए उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मतलब उच्चतम न्यायालय, जो हमारे देश में नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, वहां ये भेजते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट जांच के उपरांत मामले को सही पाता है, यदि ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के पास जांच के लिए भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट जांच में उस मामले में सही पाता है, तो वह राष्ट्रपति को इस बारे में सलाह देता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है कि उसके उपरांत राष्ट्रपति अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को हटा देते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो उनको अध्यक्ष व पद से हटा देते हैं। ठीक है, देखिए, हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्टडी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगली बात। देखिए, अगली बात क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।
जो इस केंद्रीय सूचना आयोग में जो मेन आदमी होता है, मुख्य सूचना आयोग, उसका जो वेतन है, एक तो वेतन, भत्ता और अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है। अगली बात, लेकिन उनके सेवा काल में उनके वेतन भत्तों और अन्य सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखिए सेवा काल में यानी इन सर्विस पीरियड नो चेंज, उनके वेतन भत्तों एवं अन्य सेवा शर्तों में, यानी वेतन भत्तों में और अन्य सेवा शर्तों में उनके सेवा काल में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगला पॉइंट है शक्तियां व कार्य। अब हम देखेंगे केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं या अध्यक्ष व सदस्य होते हैं, उनके क्या कार्य है और क्या शक्तियां उनको दी गई, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है। देखिए एक बात आप ध्यान रखें, ये जो आज की क्लास है ये आईएएस प्री और मेंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी लगन, ईमानदारी और पूरा कंसंट्रेट करते हुए देखें, सुने और फिर आप अपने एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है। अगली बात, केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य व शक्तियां इस प्रकार है। सबसे पहले इसकी शक्ति और कार्य है, आयोग का यह दायित्व है कि वे किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी व शिकायतों का निराकरण करें। देखिए आयोग का यह दायित्व होगा, ड्यूटी होगी कि किसी भी व्यक्ति से प्राप्त कोई भी जानकारी है या कोई भी शिकायत आती है तो उसका वो निराकरण करना चाहिए, निराकरण करे, आयोग का एक दायित्व होगा। दूसरी बात, आयोग का यह दायित्व है कि वे किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी व शिकायतों का निराकरण करे। अब वो कौन कौन सी जानकारी है, कौन कौन सी शिकायतें जिनका निराकरण करे, उसमें सबसे पहली बात यह है कि जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण, इसमें एक पोस्ट होती है जन सूचना अधिकारी, अगर उसकी नियुक्ति नहीं हो पाती किसी कारण से, तो किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो, किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो, उस कंडीशन में उसके निराकरण करे, शिकायत का निवारण करे। अगली बात, उसने चाहे की जानकारी देने से मना कर दिया हो, कोई भी जानकारी देने से उसने मना कर दिया हो, ऐसी कंडीशन में। अगली बात, उसने चाहे की जानकारी निर्धारित समय में प्राप्त न हो पाई हो। देखो उससे कोई भी हम जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं लेकिन एक फिक्स समय में अगर वो जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही तो उस कंडीशन में उसका आप निराकरण करें, उस शिकायत का सॉल्यूशन करें। देखिए हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उससे रिलेटेड देखिए अगली बात क्या है, यदि उसे लगता हो कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना अपर्याप्त, झूठी या भ्रामक है, अगर यदि आयोग को ऐसा लगता है कि उसके द्वारा जो मांगी गई सूचना अपर्याप्त है या फिर झूठी है, तो उस समस्या का वो सॉल्यूशन करें, निराकरण करें। अगली बात, सूचना प्राप्ति से रिलेटेड अन्य कोई मैटर, अगर सूचना प्राप्ति से रिलेटेड अन्य कोई भी मामला है, कोई भी सूचना आपको दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, उससे रिलेटेड कोई भी मैटर है तो उसका भी समाधान वो करें। अगला इसका कार्य और शक्ति यह है, यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है, यदि कोई ठोस सॉलिड आधार पर कोई सॉलिड बेस पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामले की जांच कर आदेश दे सकता है स्वप्रेरणा शक्ति से। अगर ऐसा कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग अपनी स्वप्रेरणा शक्ति के द्वारा ऐसे मामलों की जांच के लिए वो आदेश दे सकता है। ठीक है, ये आयोग को पावर है। ठीक है। अगला पॉइंट, जांच करते समय निम्न मामलों के संबंध में आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। देखिए कोई भी मैटर है, अगर उसका जांच करते समय आयोग को निम्न मामलों के संबंध में आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। दीवानी न्यायालय के द्वारा जो शक्तियां दी गई है, देखिए न्यायालय कई तरह के होते हैं, दीवानी न्यायालय होते हैं, फौजदारी न्यायालय होते हैं या और भी कई न्यायालय होते हैं, उनकी अलग अलग शक्तियां होती है। तो इस समय जो है दीवानी न्यायालय की शक्तियां इस आयोग को दी गई है और किन मामलों में दी गई है उसके बारे में हम देखते हैं कि वे कौन कौन से मैटर है जिस मामलों में दीवानी शक्तियां दी गई है। तो इसमें जो सबसे पहली बात यह है कि वे किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने व उस पर दबाव डालने के लिए समन जारी कर सकता है। वह किसी भी व्यक्ति को प्रस्तुत करने में, कोर्ट में प्रस्तुत करने या उसको उस पर दबाव डालने के लिए समन जारी कर सकता है। समन का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा एक नोटिस निकाला जाता है जिसको समन कहा जाता है कोर्ट की लैंग्वेज में, न्यायालय की लैंग्वेज में जुडिशियल
जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू उसे समन कहा जाता है, नोटिस को। ठीक है, अगला पॉइंट, किसी दस्तावेज को मांगना में उसकी जांच करना। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी आप मांग कर सकते हैं या उसकी जांच करना, इसमें उसको दीवानी न्यायालय की शक्तियां दी गई है। तीसरी बात, कोई भी शपथ पत्र है उसके रूप में साक्ष्य प्राप्त करना। साक्ष्य का मतलब गवाह प्राप्त करना। कोई भी शपथ पत्र है उसके रूप में गवाह को एकत्रित करना या गवाह प्राप्त करना, उस संबंध में भी उसको शक्ति दी गई है। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इससे रिलेटेड अगली बात क्या है, किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज को मांगना। किसी न्यायालय से या कोई भी कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज को मांगने की दीवानी शक्ति इस आयोग को प्राप्त है। ठीक है, अगला पॉइंट, किसी गवाह या दस्तावेज की जांच करने के लिए समन जारी करना। कोई भी गवाह है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर उसकी जांच करनी हो तो उसके लिए समन जारी करना या कोर्ट की लैंग्वेज में उसको नोटिस जारी करना कहते हैं। इस संबंध में भी आयोग को शक्ति प्राप्त है। अगली बात, कोई अन्य मामला जो निर्दिष्ट किया गया जाए, कोई अन्य मैटर जो में निर्देशित किया गया हो, उस मामले में भी आयोग को दीवानी शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, अगली कार्यवाही शक्तियां क्या है, शिकायत की जांच करते समय आयोग लोक प्राधिकारी को नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। देखो, कोई भी कंप्लेंट आयोग के पास आती है, उस समय अगर आयोग उस कंप्लेंट की जांच करते समय आयोग को किसी भी लोक प्राधिकारी, कोई भी लोक अधिकारी को नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। उस लोक अधिकारी को लेकर किसी भी दस्तावेज या रिकॉर्ड की वो जांच कर सकता है। आयोग के पास ये पावर है। ठीक है, अगली बात, आयोग को ये शक्ति प्राप्त है कि वे लोक प्राधिकारी को अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करें, इसमें शामिल है। देखिए, आयोग को ये शक्तियां प्राप्त है कि वे लोक प्राधिकारों, जो भी लोक प्राधिकार है ना, पब्लिक प्राधिकार जो है, उसको अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करें। अब इसमें कौन कौन सी बातें शामिल है उसको अपन देखते हैं कंटिन्यू पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, बिंदुवार इसकी चर्चा करते हैं। उसमें देखिए, सबसे पहली बात क्या है, किसी विशेष रूप में सूचना तक पहुंच। किसी विशेष रूप से अगर सूचना तक हमारी पहुंच है तो इसमें आयोग को यह पावर है कि इसमें ये इस मैटर को शामिल किया गया है। ठीक है, अगली बात, जहां कोई भी जन सूचना अधिकारी नहीं है वहां ऐसे अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश देना। देखिए, जहां कोई भी जन सूचना अधिकारी एक पद होता है आयोग के अंदर, अगर वो अधिकारी वहां पर नहीं है तो ऐसे अधिकारी की नियुक्ति के आदेश देना, यह आयोग को पावर है। ठीक है, अगली बात, सूचनाओं के प्रकार या किसी सूचना का प्रकाशन। सूचना किसी भी टाइप की हो सकती है या सूचना को प्रकाशन आप किसी भी समय कर सकते हैं, ये भी आयोग को पावर है। ठीक है, अगली बात, रिकॉर्ड के प्रबंधन। इसमें देखिए, दो तीन बातें दी गई है। सबसे लास्ट वाला पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में क्या बताया गया है, कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड है उसका प्रबंधन। सबसे पहले तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड का मैनेजमेंट, दूसरा रखरखाव, तीसरा उसका विनिष्टीकरण की रीतियों में किसी प्रकार का आवश्यक अगर परिवर्तन करना हो तो वो परिवर्तन आयोग कर सकता है। इसमें आयोग को पावर है। देखिए, इसमें तो तीन बातें दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी रिकॉर्ड का मैनेजमेंट, दूसरा उसका मेंटेनेंस, तीसरा उसका विनिष्टीकरण। विनिष्टीकरण का मतलब ये हो गया कि कोई भी रिकॉर्ड आपके पास है तो उस रिकॉर्ड का आप निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, है ना, निष्कर्ष निकालते हुए कैसे आप काम करेंगे, ये आयोग को शक्ति प्राप्त है। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे रिलेटेड अगली बात क्या है, जो आपका अगला पॉइंट है, सूचना के अधिकार के बारे में प्रशासन की व्यवस्था। देखिए, सूचना का जो अधिकार लागू हुआ था उसके बारे में ट्रेनिंग की जो व्यवस्था है वो भी इसको न्यायालय को शक्ति, इस आयोग को शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के अनुपालन के संदर्भ में लोक प्राधिकारी से वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना। ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसके अंतर्गत इसके पालन के संदर्भ में, इसके अनुपालन के संदर्भ में जो लोक प्राधिकारी है उसे वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना, उसे रिलेटेड जो लोक प्राधिकारी है उससे वार्षिक रिपोर्ट उससे कलेक्ट करना, ये भी काम आयोग का है। ठीक है, अगली बात, आवेदक द्वारा चाहिए गई जानकारी न मिलने पर या उसे क्षति होने पर लोक प्राधिकारी को इसका मुआवजा देने का आदेश देना। देखिए, कोई भी आवेदक है, अगर आयोग के अंदर आवेदन करता है कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए, अगर उसे वो जानकारी नहीं मिल पाती है या उसे क्षति होने हो जाती है तो लोक प्राधिकारी को उसका मुआवजा देने का आदेश देना चाहिए। ये भी आयोग को पावर है। ठीक है, अगली बात, इस अधिनियम के अंतर्गत अर्थदंड लगाना। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत
अर्थदंड लगाने का अधिकार भी आयोग के पास है, ये पावर भी आयोग को दिया गया है। ठीक है, अर्थदंड का मतलब कोई भी धन है उसके ऊपर आप दंड लगा सकते हैं। ठीक है, अगली बात, किसी याचिका को अस्वीकार करना। कोई भी रिट आप लगाते हैं उसमें जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो उस याचिका को आप अस्वीकार करने का पावर भी आयोग को दिया गया है। वो याचिका को निरस्त कर सकता है, जरूरी नहीं कि उस याचिका पर वो काम करे ही करे। ठीक है, अगली बात, हमारे वर्तमान में जो वर्तमान में ईयर चल रहा है 2025 में जो केंद्रीय सूचना आयोग है, उसके जो मुख्य सूचना आयुक्त है उनका नाम है श्री मोहनलाल लाठर, जो सन 2024 से लगातार इस पद पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आज का जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा वीडियो बना है केंद्रीय सूचना आयोग, इस टॉपिक पर हमने डिटेल चर्चा की है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को बहुत ही लगन, ध्यानपूर्वक और बहुत ही निष्ठा से देखा होगा। आज के इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है, एक तो केंद्रीय सूचना आयोग क्या होता है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, केंद्रीय सूचना आयोग में जो सूचना का अधिकार वो अधिनियम कब लागू हुआ था, इस केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर कौन कौन से सदस्य काम करते हैं, कौन अध्यक्ष इसका होता है, कितने मेंबर इसमें टोटल मिलाकर इस सदस्य इस आयोग को रोटेट करते हैं, और इस आयोग के कार्य व शक्तियां क्या क्या है, इन सब के बारे में हमने आज डिटेल चर्चा की है। और राष्ट्रपति को क्या पावर है, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने पद से उसके अध्यक्ष व सदस्यों को हटा सकता है, इस बारे में कौन कौन सी सीमाएं हैं, कौन कौन सी कंडीशन है, उस कंडीशन के बारे में डिटेल हमने चर्चा आज के इस वीडियो में की है। ठीक है, यदि आपको इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा और एंड तक आपने देखा होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा। ठीक है, आज के इस क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ नया वीडियो फिर मिलेंगे। ओके।